तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लेके आए हैं जीके की क्लास। जीके में मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ पार्ट बनाए गए थे, उसके बाद उसको छोड़ दिया गया था। बीच में तबीयत वगैरह ख़राब हुई थी तो क्लासेस डिस्टर्ब हो गई थी। मॉडर्न हिस्ट्री का अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो एक टॉपिक आता है, उसमें आता है सामाजिक सुधार आंदोलन। सामाजिक सुधार आंदोलन एक छोटा सा टॉपिक है, बट इससे लगभग लगभग हर पेपर में एक आधा क्वेश्चन देखने के लिए हमें मिलते हैं। हमारे समाज को कैसे कैसे सुधारा गया, समाज में क्या क्या कुरीतियाँ व्याप्त थी, उन बुराइयों को कैसे मिटाया गया, कैसे जन आंदोलन हुए। धीरे 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 हम मॉडर्न समाज की ओर बढ़ रहे हैं और अभी भी समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ देखने के लिए मिलती है। आने वाले समय में इन कुरीतियों को भी धीरे धीरे समाप्त करके सब इक्वल हो जाएंगे। तो हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली टॉपिक को पढ़ सामाजिक सुधार आंदोलन। सामाजिक सुधार आंदोलन में अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो पहला टॉपिक हमारा जो होगा वो टॉपिक होगा हमारा ब्रह्म समाज। सामाजिक सुधार आंदोलनों में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ब्रह्म समाज। और जब हम इस ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो ब्रह्म समाज पूरा घूमता है राजा राम मोहन राय के इर्द गिर्द। राजा राम मोहन राय के इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा घूमता है। ध्यान रखें, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर सामाजिक सुधार आंदोलन आपके सिलेबस में या राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज आपके सिलेबस में आ सकता है, तो आप आज की क्लास को ध्यान से सुनिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बोर्ड पे लिख दूंगा या बोर्ड पे लिखे हुए मिलेंगे आपको। बस जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आपको वो चीज़ें समझनी है। अगर आप चीज़ों को समझे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा बजाय उतारने के। तो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले एक बात बोलूँगा, अगर आज की क्लास आपको पसंद आएगी, अगर आज की क्लास आपको पसंद आएगी, आपको डाटा कॉन्सेप्ट समझाना समझ में आया, पसंद आया, तो प्लीज़ क्लास को शेयर जरूर करिएगा। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस या टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर इस क्लास को भेजिएगा, चैनल के लिंक को भेजिएगा। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे और यूट्यूब पर और बेहतर क्लास लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। ये है आज की क्लास, यहाँ से शुरू होती है आज की क्लास। आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, जो हमारी पहली हेडिंग है वह है भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन। भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों से शुरू करते हैं हम क्लास को। आपके सामने बोर्ड पे लिखी गई ये चीज़। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एक आदमी का नाम जो है राजा राम मोहन राय। तो आपकी हेडिंग होगी राजा राम मोहन राय। भारत को समाज को सुधारने में इनका भी बड़ा योगदान है। इनका बड़ा योगदान क्या, बहुत ज़्यादा योगदान है। तो इसको क्लियर हम करने वाले हैं आज। इनके जन्म की बात करेंगे तो 1772 में राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल में हुआ था और 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी ब्रिस्टल में, या आप याद कर सकते हैं स्टाप्लेटन में। ये बात है जन्म की और ये बात है मृत्यु की। मेरे दोस्तों, विदेश में इनकी मृत्यु हुई थी और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 4 सामाजिक सुधारकों के नाम देता है। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 4 नाम आपको दिए जाएंगे। निम्न में से किसकी मृत्यु भारत से बाहर या लंदन में हुई थी, ऐसे पॉइंट आते हैं। या पूछ लिया जाएगा राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो एक जगह का नाम आता है ब्रिस्टल, या ब्रिस्टल न हो ऑप्शन में तो स्टाप्लेटन आप कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आज की क्लास का यही था, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बारे में। जन्म तो नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। आगे हम बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, तो आगे बढ़ने पर हमको पहला पॉइंट ये दिखता है कि इस राजा राम मोहन राय के बारे में हम पढ़ेंगे जरूर और सारे फैक्ट लिखेंगे। एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं इस टॉपिक से, ये हमारा वादा रहा आपसे। बट इसके बहुत सारे नाम हैं, तो पहले इसको क्या क्या निकनेम, क्या क्या उपाधियां, क्या क्या टाइटल मिले हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी है। ये राजा नहीं थे, इनको राजा की उपाधि मिली है। और इनको जो राजा की उपाधि मिली है वो दी है अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय एक मुगल शासक है। अकबर द्वितीय एक मुगल शासक है और इस मुगल शासक ने अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए इनको लंदन भेजा था। जब उन्होंने बोला वहाँ मुझे कौन जानेगा, तब उन्होंने इनको राजा की उपाधि दी थी। तो तुम ये समझ के वहाँ जाओ तो तुम ही भारत के राजा हो। और राजा का टाइटल किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था। अगर कहानी सुनाऊंगा तो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मगर वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में वो सारी कहानियाँ सुनाई जाती तो हंसीदार मज़ेदार क्लास
मज़ा आता पढ़ने में। ऑनलाइन में सारी कहानियाँ थोड़ा लेंथी हो जाती, क्लास लंबी हो जाएगी, डाटा नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं कहानियों को स्किप कर देता हूँ, ठीक है। परंतु यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कैसे मिली, ठीक है। फिलहाल आप वन लाइनर फैक्ट याद करेंगे, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर ने नहीं, अकबर सेकंड ने दी थी। और अकबर सेकंड कौन है? एक मुगल राजा है। इसके अलावा राजा राम मोहन राय को बहुत सारे नाम है, बहुत सारे निकनेम है, बहुत सारी उपाधियां इनको मिली है। जैसे आधुनिक भारत का जनक, अगर क्वेश्चन आएगा आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक भारत का जनक भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। क्लास में कम डाटा न मिले, ज़्यादा लंबी ना हो, तो पहले ही चीज़ें मैंने बोर्ड पे लिखी है। अगर हाथ से लिखता तो थोड़ा सा टाइम लग जाता, बट मैं ज़्यादा प्रिपेयर उसी को करता हूँ। आप जैसे जैसे मैंने बोर्ड पे नोट्स बनाए हैं, आप ऐसे ऐसे नोट्स बनाएंगे और आप इनको याद करते चलें। दूसरा नाम है पत्रकारिता का अग्रदूत। भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? अगेन आपका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय इतिहास का चमकता हुआ सितारा, मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा भारतीय इतिहास का चमकता हुआ सितारा किसे कहा गया है, तो भारतीय इतिहास का चमकता हुआ सितारा भी राजा राम मोहन राय को कहा गया है। अब मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा बी बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को आप सभी लोग जानते हैं, जिनको भारत का पहला नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि पुस्तक के लिए। इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला और भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है भी लिखा है। जब हम कभी कांग्रेस पढ़ेंगे, कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस में, तो रविंद्रनाथ टैगोर को जरूर पढ़ेंगे। बट फिलहाल रविंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय को क्या बोला है? रविंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय को भारतीय इतिहास का चमकता हुआ सितारा कहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में आएगा, नोट करेंगे। आप हमसे पढ़ते हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, और ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा रखी है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपने जो कमेंट करके बताना है, आपने बताना है उत्तराखंड में टैगोर टॉप कहाँ है। उत्तराखंड की तैयारी जो कर रहे हैं बच्चे, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। उत्तराखंड में टैगोर टॉप कहाँ है, ये आपने कमेंट करके बताना है, ये आपको पढ़ाया गया है। आगे हम बढ़ेंगे तो इनको युगदूत भी कहा गया है। तो अगर क्वेश्चन आएगा राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा है, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। युगदूत इनको सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। और एक और नाम इनका देखने के लिए मिलता है, वह है सामाजिक व धार्मिक सुधार का अग्रदूत। सामाजिक और धार्मिक सुधार का अग्रदूत भी किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। तो आप समझ सकते हैं इससे कि बड़ी ही फेमस पर्सनालिटी, इतने सारे निकनेम, इतने बड़े बड़े व्यक्तित्व इनको कहे गए हैं। 8 से 9 भाषाएं ये जानते थे और बड़े अच्छे लेवल के ज्ञाता थे, और समाज को सुधारने में अग्रणी भूमिका इन्होंने निभाई, इसीलिए इतने सारे निकनेम इनको मिलते हैं। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय देता है। भारतीय इतिहास का चमकता हुआ सितारा रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं। युगदूत सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। इसके अलावा सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलनों का अग्रदूत, आधुनिक भारत का जनक। इंपॉर्टेंट करके इस वाले फैक्ट को याद करेंगे, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। एंड पत्रकारिता का अग्रदूत भी इनको कहा जाता है। इससे आप इमेज बना सकते दिमाग में कि कितने फेमस पर्सनालिटी रही होगी उस ज़माने में, जो हम इस ज़माने में भी नहीं है इतनी टेक्नोलॉजी के साथ। कितने महान पुरुष रहे होंगे। आगे ऐसा क्या किया इन्होंने जो इनको हम पढ़ना पड़ रहा है। मैंने इनके निकनेम हमने पढ़े। इनके निकनेम के बाद अगला पॉइंट मैं तब तुम्हें समझाऊंगा। पहले एक पॉइंट नोट करके लिखेंगे, प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे और एक पॉइंट नोट करके लिखेंगे। जो ये राजा राम मोहन राय है, राजा राम मोहन राय किसी न किसी दिन तो राजा राम बना होगा। मीन्स एक ऐसा दिन, एक ऐसा टाइम, एक ऐसा लम्हा आया होगा लाइफ में, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा लम्हा आया होगा लाइफ में कि जिस दिन से फेमस हुए। मतलब पता चला कि भाई ये है राजा राम। तो ये पहले करते क्या थे फेमस होने से पहले? तो फेमस होने से पहले जस्ट एक जॉब कर रहे थे। और किसके दीवान थे ये? जॉन डिगवी के। जॉन डिगवी कौन है? जॉन डिगवी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर है जॉन डिगवी।
और इसके दीवान या इसके पीए हुआ करते थे, इसके साथ नौकरी करते थे कौन? राजा राम मोहन राय। और इन्होंने जॉन डिगवी के दीवान के रूप में कब से लेके कब तक काम किया, बोर्ड पे लिखा है और ये पॉइंट नोट करके लिख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किस ऑफिसर या किस पर्सन के साथ जॉब करी थी, वो था जॉन डिगवी। इनके दीवान के रूप में उन्होंने काम किया था, याद कर लीजिएगा, अच्छा पॉइंट है। किससे संबंधित है राजा राम मोहन राय, ऐसा पॉइंट आ जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे। सर राजा राम मोहन राय के नाम हमने पढ़े, इनके बारे में हम इमेज बना पा रहे हैं कि काफ़ी टैलेंटेड एक पर्सन है, इन्होंने समाज को सुधारने के लिए काम भी किए हैं, तभी हम इनको पढ़ रहे हैं। बट इन्होंने किया क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ना, किया क्या है इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया उसको समझने के लिए पहली हेडिंग आपकी होगी, दूसरी हेडिंग सॉरी, पत्र पत्रिकाएं। राजा राम मोहन राय ने कुछ पत्र पत्रिकाएं लिखी है, तो अगली हेडिंग आपकी होगी पत्र पत्रिकाएं या बुक्स। राजा राम मोहन राय की पहली बुक्स जो आप सबको पता है, और पटवारी के पेपर में इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन बना था, अल हिलाल किसकी पत्रिका है। अगर आपने पटवारी का पेपर दिया तो आप कमेंट करके बताएंगे अल हिलाल किसकी पत्रिका है, यह पटवारी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे ही कमेंट करके बताएंगे। आज का दूसरा क्वेश्चन हो गया संवाद कौमुदी। तो संवाद कौमुदी इनकी पत्रिका है और इन्होंने बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी लिखा था, और ये मैगजीन एक साप्ताहिक मैगजीन हुआ करता था। तो क्वेश्चन आ सकता है संवाद कौमुदी किसकी पत्रिका है या किसकी मैगजीन है संवाद कौमुदी। तो संवाद कौमुदी किसकी मैगजीन है, राजा राम मोहन राय की पत्रिका है। संवाद कौमुदी किस भाषा में आती थी, संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में आती थी, ये भी आपने पॉइंट रखना है। संवाद कौमुदी कैसी थी, मासिक थी, दैनिक थी, वार्षिक थी, साप्ताहिक थी, तो साप्ताहिक थी संवाद कौमुदी। अगला इनका एक इंपॉर्टेंट करके मिरातुल अखबार भी आता है, इसको भी याद कर लेना, ये दोनों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मिरातुल अखबार और मिरातुल अखबार। ये देखो फारसी में छापते थे, अंग्रेजों के साथ नौकरी करते थे तो अंग्रेजी भी आती होगी, हिंदी में थे तो हिंदी भी आती होगी, तो दुनिया भर की भाषाएं ये जानते थे। और हम एक भाषा भी नहीं सीख पा रहे अच्छे से, हिंदी में ही कम नंबर आते बच्चों को, और हिंदी भाषा देश के हिंदुस्तान के होने के बाद हिंदी में ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कम नंबर आते हैं। यहाँ तक तो इतना बुरा हाल है, मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ, बड़ी बड़ी महंगी महंगी प्राइवेट स्कूल से बच्चे पढ़ के आते हैं और उनको बोलते 89, वो बोलते हैं, उनको बोलते 69, वो बोलते हैं, उनको पता ही नहीं चलता 89 किसे बोलते, 89 किसे बोलते, 89 किसे, ओ सॉरी 69 किसे बोलते, उनको नहीं पता चलता। इन्होंने उस जमाने में इतनी भाषाएं सीख ली थी। देखो अगला इनकी दो पत्रिकाएं और है, और दो पत्रिका का नाम इसका और क्या है, एक पत्रिका का नाम मैंने यहाँ पर लिख लिया है वेद मंदिर, और एक है हिंदू उत्तराधिकार। चार हमने बताए, एक हमने बताया आपको संवाद कौमुदी, ये तो आपको याद रखना किसी भी हालत में, संवाद कौमुदी साप्ताहिकता बंगाली में था, पूरा बता दिया है। इसके अलावा एक याद रख लीजिए मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार किस में था, फारसी में था। इन दोनों के अलावा इन दोनों को भी आप याद कर लोगे तो बेटर रहेगा, वेद मंदिर और हिंदू उत्तराधिकार। वेद मंदिर और हिंदू उत्तराधिकार नामक किताबें भी किसकी है, राजा राम मोहन राय की है। क्या आपको राजा राम मोहन राय के सारे फैक्ट मिल रहे हैं? अगर मिल रहे हैं तो आप लिखें क्या आपकी समझ में आ रहा, समझ में आ रहा तो याद करें। क्लास फिनिश होने के बाद मोबाइल से हट के आप एक बार उसका रिवाइज करें, क्विक रिवाइज। क्लासेस पसंद आएगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक जरूर इस चैनल को पहुंचाने में हमारी मदद करें। आगे बढ़ते हैं। अब जब इन्होंने ये चीज़ें लिखी थी तो इनके ऊपर कुछ लांछन भी लगे थे कि ये हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। हिंदू धर्म में सती प्रथा का अंत कौन करता है, राजा राम मोहन राय। अंग्रेजों के साथ काम करता है, पाश्चात्य शिक्षा का भी सपोर्टर होता है। तो लोगों को लगता है, ऐसी लो मेंटेलिटी वाले लोग समझते हैं कि राजा राम मोहन राय अंग्रेजों का सहयोगी है, अंग्रेजों का सपोर्टर है, अंग्रेजों के लिए काम कर रहा है। बट नहीं, इसने कहा था मैं समाज में जो कुरीतियां फैली है ना उनको मिटाने का काम कर रहा हूं, लोगों को मोटिवेट और लोगों को वैज्ञानिक तथ्य समझाने का काम कर रहा हूं। चाहे वो कुरीतियां अब अंग्रेजों के धर्म में या क्रिश्चियन धर्म में भी होंगी तो मैं उनकी कुरीतियों के खिलाफ भी बोलूंगा।
अगर गलत होता हुआ दिखेगा मुझे उनके धर्म में भी तो मैं बोलूँगा। और इसका जवाब देने के लिए ही उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। देखो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लिखा है, क्वेश्चन आएगा प्रिसेप्ट ऑफ जीसस बुक रिटन बाय, तो प्रिसेप्ट ऑफ जीसस बुक रिटन बाय राजा राम मोहन राय। क्रिश्चियन धर्म के चमत्कारों के विरोध में इन्होंने ये लिखा था। क्रिश्चियन धर्म में ऐसे चमत्कार माने जाते हैं कि जो पादरी वगैरह होते हैं वो आपको छुएंगे तो आप बीमारियों से दूर हो जाएंगे। इंस्टाग्राम में एक रील भी आती थी, एक छोटी सी बच्ची को पादरी वगैरह छूते हैं या आशीर्वाद देते हैं, उसकी बीमारियां सही हो जाती है। हर धर्म में ऐसा देखने के लिए मिलता है आपको। तो राजा राम मोहन राय इस आडंबर से दूर था कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, किसी के छूने मात्र से बीमारियां दूर नहीं हो सकती। ठीक है, ये ध्यान रखना। आजकल इंस्टाग्राम में एक प्रेमानंद महाराज करके बड़े संत है, बड़े फेमस, बड़े चर्चित थे, लास्ट 1 आध साल से चर्चाओं में आए थे। जिस दिन से विराट कोहली और अनुष्का शर्मा उनके पास गए थे, विराट कोहली ने उसके बाद शतक भी मारा था अपने 2-3 साल बाद, तो बड़े फेमस हुए थे वो। उससे पहले बहुत कम लोग उनको जानते थे शायद से। सोशल मीडिया में उसके बाद वो वायरल हो गए, पीले पीले कपड़े पहनते राधा राधा करते हैं, इंस्टाग्राम में दिखाई देते हैं। तो उनकी एक वीडियो है कि अगर इन जादू टोनों से बीमारियां सही हो सकती है तो बोला मेरी दोनों किडनियां खराब है, इनको सही कर दो। तो वो भी इसके खिलाफ खुल के बोलते हैं। भगवान है, भगवान को मानो, शांति है, अच्छा है, मगर ये मत बोलो कि मैं तुम्हें छूऊंगा या मैं ऐसा मंत्र पढ़ूंगा बीमारियां सही हो जाएगी। वो बोलते हैं प्रेमानंद महाराज, इतने बड़े संत महान, कि अगर छूने मात्र से जादू टोने से बीमारी सही हो सकती है तो मेरे दोनों किडनियां खराब है, इनको सही करके दिखा दो। ऐसा उनका एक वीडियो है, आपको देखा भी होगा, सुना भी होगा। वापिस आते टॉपिक पे, तो क्रिश्चियन धर्म में जो चमत्कार फैले थे, जो जिन चमत्कारों की बात करते थे, ये जो झूठा आडंबर फैला था, उसके विरोध में भी इन्होंने एक बुक लिखी थी, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। तो प्रिसेप्ट ऑफ जीसस बुक ऑल्सो रिटन बाय राजा राम मोहन राय। इसके अलावा लास्ट एक और हम पढ़ रहे हैं, और एक लास्ट बुक कौन सी वाली है उसको देखते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी तुहफात उल मुहाविदीन, तुहफात उल मुहाहिदीन, ठीक है, तुहफात उल मुहाहिदीन एक बुक है, और ये एकेश्वरवादिता पर आधारित है। एकेश्वरवादिता का मतलब एक ईश्वर पे बिलीव करते थे, सबका मालिक एक ईश्वर पे बिलीव करते थे राजा राम मोहन राय। फारसी में बुक लिखी है तो फारसी धर्म भी जानते थे, मुसलमानों का धर्म भी जानते थे, अंग्रेजों का साथ थे क्रिश्चियन धर्म भी जानते थे, हिंदू थे तो हिंदू धर्म भी जानते थे। दुनिया भर की बुक इन्होंने पढ़ी थी, बहुत सारी भाषाओं का इनको ज्ञान था। तो इन्होंने हर एक धर्म का ज्ञान प्राप्त किया, और हर धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के बाद इनको समझ में आया कि नहीं यार, सबका एट द एंड जो लॉजिक है वही है कि सबका मालिक एक। मीन्स साईं बाबा वाला सबका मालिक एक नहीं बोल रहा हूं मैं, कि मीन्स सभी धर्मों में घूम फिर के बात भगवान पे, गॉड पे चले जाती। हम भी भगवान को मान रहे हैं, हम भगवान को भगवान कुछ कह रहे हैं, मुसलमान भी मान रहे वो उसको अल्लाह कह रहे हैं, क्रिश्चियन भी मान रहे वो उसको ईसा मसीह जीसस जो भी कह रहे, बुद्ध वाले बुद्ध को मान रहे, जैन वाले जैन को मान रहे। तो अलग अलग धर्मों में, सब धर्मों में एक ही कॉन्सेप्ट है कि भगवान है। तो बोल रहा है ये भगवान अलग अलग नहीं है। तुम बोल रहे अल्लाह भगवान, ये बोला जीसस भगवान, ये बोला भगवान भगवान है, गॉड है, ये है, ये सब अलग अलग नहीं है, सब एक है। तो एकेश्वरवादिता, एक ही ईश्वर है, एकेश्वरवादिता पर इन्होंने एक बुक लिखी थी। अब बुक का नाम है तुहफात उल मुहाविदीन, जो कि फारसी में लिखी थी। बड़ा इंपॉर्टेंट है। एकेश्वरवादिता पर आधारित पुस्तक कौन सी है पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। और ये सामाजिक सुधार आंदोलन हिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक है जो हर पेपर में दिखेगा, और चांसेस है ये आबकारी परिवर्तन के पेपर में भी इस टॉपिक से एक आधा क्वेश्चन न बन जाए, ध्यान रखें। अगला, इसका जब हिंदी में ट्रांसलेट किया, इस बुक को जब हिंदी में अनुवाद किया तो इसका ये निकल के आता देवताओं का एक उपहार। तो कभी आपको डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, देवताओं का एक उपहार नामक बुक किसने लिखी है? तो देवताओं का एक उपहार नामक बुक राजा राम मोहन राय ने लिखी है। देवताओं का एक उपहार नामक बुक राजा राम मोहन राय ने लिखी है। ये पॉइंट आप ध्यान करके रखना। तुहफात उल मुहाहिदीन को हिंदी में ट्रांसलेट किया, एकेश्वरवादिता पर आधारित बुक, तो उसका नाम आता है देवताओं का उपहार। इसी बुक में उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन भी किया है। इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, राजा राम मोहन राय की उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। तो इसी बुक का नाम है तुहफात उल मुहाहिदीन, या देवताओं का एक उपहार, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं।
ये नहीं है भगवान को नहीं मानते हैं, बट मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। ग्रुप सी स्टेनोग्राफी का एक पेपर है, हमारे हिंदी के लेखक भी आपके पास सिलेबस में है, और जल्दी हिंदी के लेखकों की प्लेलिस्ट आपके सामने नजर आएगी मेरे चैनल पे, और इतने अच्छे तरीके से आएगी कि आप कभी भूलोगे नहीं उनकी कविताएं। तो बोलने का मतलब ये है कि ऐसे ही हमारे पास एक लेखक है जिनका नाम है कबीरदास, और ये स्टेनोग्राफी के पेपर में आए थे। ये भी मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। मूर्ति पूजा का खंडन करने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि ये भगवान को नहीं मानते, मगर ये बोलते मूर्ति पूजा नहीं है, मूर्ति में भगवान नहीं है, भगवान आपके दिल में, आपके मन में। अगर दिल मन सच्चा है तो भगवान आपके पास है। क्या करना, आप सुबह शाम पूजा करो, धूप बत्ती जला रहे हो, भगवान की पूजा करो, और आपके मन में ही खोटे दूसरे के प्रति हीन भावना है, तो क्या फायदा है? खुद लॉजिकली सोचो। आप मंदिर जा रहे हो, आपका ध्यान कुछ और ही चीजों पे है, क्या फायदा इन चीजों को? स्टेनोग्राफी के पेपर में क्वेश्चन आया था कि पत्थर पूजे हरि मिले, या आपके सिलेबस में पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ये स्टेटमेंट है कबीरदास जी का, कि कबीरदास जी बोलते हैं अगर पत्थर की पूजा या मूर्ति पूजा करने से हरि भगवान मिलता है तो साला डायरेक्ट पहाड़ की पूजा कर लो, क्या पता जल्दी भगवान मिल जाए। तो पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ये था कि मूर्ति पूजा का खंडन कबीरदास भी करते थे कि मन और दिल साफ होना चाहिए। अगर आपकी अंतर आत्मा शांत है, अगर आपका लक्ष्य शांत है, सही है, अच्छा है, तो भगवान की प्राप्ति जरूर होगी, मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। ठीक है, तो मूर्ति पूजा का खंडन इन्होंने भी किया था। तो ये था राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ बातें, कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको देखने के लिए मिली। क्या बोला, कहाँ से पता चला? पत्रकारिता, यहाँ से हमने पढ़ा। और क्या पढ़ा? संवाद कौमुदी बंगाली में लिखी थी, साप्ताहिक। रिवाइज करते हैं, मिरातुल अखबार फारसी में लिखा था। वेद मंदिर और हिंदू उत्तराधिकार, इनको याद कर सको तो ये भी है। क्रिश्चियन धर्म में फैले गए चमत्कारों के या आडंबरों को झुटलाने के लिए उन्होंने एक बुक लिखी थी, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, और एक लिखी है तुफात उल मुहाविदीन, जिसमें मूर्ति पूजा का खंडन किया है। अब मूर्ति पूजा के खंडन के साथ साथ उन्होंने क्या किया है, एकेश्वरवादिता पे वो बुक लिखी। ये था राजा राम मोहन राय के बारे में बेसिक सी बात है। तो राजा राम मोहन राय के बारे में क्या पता चला? उनके निकनेम पता चल गए, जन्म पता चल गया, मृत्यु कब कहाँ हुई थी पता चल गया, कौन कौन से नाम किसने किसने क्या क्या बोला वो पता चल गया, और इन्होंने कुछ काम बोले तो इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखे, वो बुक्स भी आपको पता चल गई। तो राजा राम मोहन राय के बारे में चीजें पता चली, यस और नो? पता चली सर। अब राजा राम मोहन राय इन्हीं चक्कर में बस किताबें लिखने से नहीं फेमस हो गया कि उन्होंने 4 किताबें लिख दी और हम उनकी किताबें में पढ़ रहे, इतिहास में पढ़ रहे। उनकी मृत्यु के बाद भी आज तक कोई जिंदा है। इतिहास में ऐसे ही नाम दर्ज नहीं होता था, कुछ करना पड़ता है। इन्होंने क्या किया और क्या काम है, तो इनके इर्द गिर्द घूमता ब्रह्म समाज। तो हमारी अगली हेडिंग होगी ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करते हैं? राजा राम मोहन राय करते हैं। और इस डेट के साथ याद करना, 1828 सबको पता है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1828 को। और ये ब्रह्म समाज पहले ब्रह्म सभा हुआ करता था। द ओल्ड नेम ऑफ ब्रह्म समाज इस ब्रह्म सभा। द ओल्ड नेम ऑफ ब्रह्म समाज इस ब्रह्म सभा। ये पॉइंट भी आप याद करके लिख लीजिएगा। ब्रह्म समाज सबको पता है, बट ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 20 अगस्त 1828 को। और ये ब्रह्म समाज पहले क्या हुआ करता था? ब्रह्म सभा हुआ करता था। सभा बोले तो ग्रुप, बाद में पूरा एक समाज बन गया, कम्युनिटी बन गया। बड़ा जब होता रहा, ग्रुप में लोग जुड़ते रहे। अब 1828 के बाद अगली डेट हम लाइन से पढ़ रहे, 1829। 1829 में भी लिखेंगे 4 दिसंबर 1829 विथ डेट के साथ। अगर आप यूकेटीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा दोस्त। 4 दिसंबर 1829 को इन्होंने सती प्रथा का अंत किया विथ ए हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिंग। विथ ए हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग से ये मिले थे और इन्होंने देखा कि भारत में सती प्रथा होती है। इन्होंने देखा क्या, इनके घर में ये कांड हुआ था, इनके भाई की डेथ होती है और इनके भाभी को सती कर दिया जाता है। और सती का मतलब क्या होता है? सती का अर्थ आप लोगों को पता होगा कि अगर पति मर गया तो पत्नी को भी जीते जी जिंदा जला दिया जाता था। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इन्होंने बड़ा विरोध झेला है, गांव घर परिवार सब ने विरोध कर दिया कि ये हमारे धर्म के खिलाफ जा रहा है। मगर ये
विलियम बेंटिंक से मिलने गए, जो भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे उस जमाने के। अब बोला हमारे यहाँ ऐसी प्रथाएं कुप्रथाएं हैं और आप भारत पे राज कर रहे हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है इन कुप्रथाओं को समाप्त करने की। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भी सोचते हैं यार कि क्या गंदा रूल है, वाकई में कितना बुरा था, महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय थी। एक तो बाल विवाह होता था, 50 साल के बुढ़े के साथ 15 साल की लड़की की शादी करा दी जाती थी, आपको नहीं पता होगा, ऐसा होता था समाज में। क्या बोले से डॉल मैरिज जिसे कहते थे अंग्रेज, कि गुड़िया की शादी करा देना। दूल्हा होता था 35 साल का, दुल्हन होती थी 10 साल की, शादी करा देते। वो तो मर ही जाएगा, उसने उम्र जी ली है, और उस बेचारी 10-12 साल की लड़की को जिंदा जला दिया जाता था, सती प्रथा। कितना बुरा था, सोचो उस जोन में जाओ जरा, कितना बुरा होता होगा। राजा राम मोहन राय ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। मैं कह रहा हूं जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बोला ये गंद होना चाहिए, गलत है, ये समाप्त होना चाहिए, ऐसा नहीं करेंगे, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने धारा 17 लगाई थी, धारा 17 के खिलाफ उसको क्या कर दिया था, अवैध घोषित कर दिया था कि आज के बाद अगर तुमने सती प्रथा करी, किसी को जिंदा जलाया, तो तुम्हें जेल में डाल देंगे, धारा 17 के खिलाफ। तो क्वेश्चन आएगा कौन सी धारा लगाई थी, धारा 17। भाइयों, जब राजा राम मोहन राय की मदद से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अनाउंसमेंट किया था कि सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज धारा 17 के तहत जेल में डाल देंगे, भारत के बड़े बड़े धार्मिक नेताओं ने विरोध किया था अंग्रेजों का कि तुम हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहे हो, हमारे धर्म में है जिंदा जलाना, जलाना पड़ेगा, तुम नहीं बोल सकते। लोगों ने उसका भी विरोध किया था। देखो कैसी मेंटेलिटी थी उस जमाने में लोगों की। मैं तो बहुत क्रोध आता है मुझे, आजकल भी बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी बहुत छोटी है, बहुत नैरो माइंड वाले होते हैं, खासकर लड़कियों के मामले में। तो कहने का मतलब ये है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक पे लांछन लग गया था, तुम हिंदू धर्म के बारे में बोल रहे हो। लॉर्ड विलियम बेंटिंक राजा राम मोहन राय के पास गया कि भाई तूने बोला सती प्रथा बंद कराओ, ये गलत है, और वाकई में गलत है, मैंने गलत बंद करवा दिया, परंतु अब कुछ हिंदू धर्म के सो कॉल्ड हिंदू लोग मुझे बोल रहे कि तुम हमारे धार्मिकता से खेल रहे हो। अगर ये धर्म का मामला है तो ये बंद नहीं होना चाहिए, वाकई में धर्म का मामला है तो बंद नहीं होना चाहिए। तो राजा राम मोहन राय बोलता है हिंदू धर्म तो छोड़ो, मैंने क्रिश्चियन धर्म भी पढ़ा है, मुस्लिम धर्म भी पढ़ा है, जैन भी पढ़ा है, बुद्ध पढ़ा है, जितने धर्मों का ज्ञान मुझे इतना तो शायद किसी ने पढ़ा होगा, और मुझे बता दो कौन सी धार्मिक पुस्तक में सती प्रथा का वर्णन किया गया है। बोला किसी भी धार्मिक पुस्तक में यह नहीं लिखा है कि सती होना चाहिए, सती प्रथा होगी, ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि सती तुम्हें करना पड़ेगा, ऐसा कुछ किसी भी धार्मिक पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है। और तब जाके ये चीज़ें बंद हुई थी। बाकी इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ होती, क्या क्या चीज़ें हुई थी, वो चीज़ें मेंस के पेपर की दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लिखना पड़ेगा क्या क्या कहानियाँ हुई थी। फिलहाल आप लोग वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको टिक मार के आगे बढ़ना है। तो सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 4 दिसंबर 1829 को विद हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिंक धारा 17 के तहत इस चीज को क्या कर दिया था? अवैध घोषित कर दिया था। क्या सारी चीज़ों आपकी समझ में आ रही है? इमेज बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्लास खत्म होने के बाद मोबाइल रख के दूर नहीं जाना, मोबाइल साइड में फेंक के रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम में चले गए रील देखने के लिए, वो बादो बादी बादा बादी क्या चल रहा है आजकल, उसको न देखने लग जाना। चलो 1829 हो गया। 1829 के बाद आप आते हैं 1830 में, और 1830 में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड की यात्रा पे जाता है। यही इनके लिए बुरा होता है। राजा राम मोहन राय इंग्लैंड की यात्रा पे चले जाता है 1830 में, और जब ये इंग्लैंड की यात्रा पे जाता है तब अकबर द्वितीय उनको उपाधि देता राजा की, जो हमने आज की क्लास में शुरू पे पढ़ लिया था। अकबर द्वितीय ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देता है। और दोस्तों ये वो जमाना है, मतलब मिथ है, एक ऐसी अफवाह टाइप की देखने के लिए मिलती थी जब ये लोग इंडियंस लोग समुद्र में जाने से भी डरते थे, समुद्र को नेगेटिव बुरा मानते थे कि समुद्र में नहीं जाना, क्योंकि उस जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग समुद्र में जाते होंगे वापिस ही नहीं आते होंगे, मर जाते होंगे। ये एक मिथ है, क्योंकि भारत में एक वंश था चोल वंश, इसने तो इंडियन नेवी बना के रखी थी। चोल वंश ने श्रीलंका तक कब्जा करके रखा था, इंडोनेशिया तक कब्जा करके रखा था। तो ये एक मिथ है। पर ऐसा भी मिथ है कि लोग समुद्र देखने या समुद्र में नहीं जाते थे, बुरा मानते थे, नेगेटिव मानते थे। और राजा राम मोहन राय को भी बोला था मत जा मत जा मत जा। और राजा राम मोहन राय समुद्र को लाकर 7 समुद्र पार लंदन चला गया, और गलती से दिमागी ज्वर, दिमाग में बुखार हो गया, दिमाग गर्म हो गया, बुखार की वजह से दिमागी मस्तिष्क ज्वर की वजह से डेथ हो गई लंदन में ही। आपने पढ़ा था ना,
स्टाप प्लाटेन या ब्रिस्टल नामक जगह पे राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। और तब ये बवंडर और फैल गया इंडिया में कि बोला था नहीं जाना समुद्र में, नहीं जाना समुद्र में, ये जबरदस्ती गया, अब मारा गया। अब तो और डर फैल गया था लोगों में। तो ऐसी अफवाहें टाइप का कुछ कहानियाँ आती हैं जो कि ऑफलाइन क्लासेस में सुनाने में मजा आता है, एक्सप्रेशन देखने में, वो सवाल जवाब करते हैं ऐसा वैसा हंसी मजाक में। ऑनलाइन में एक कैमरे के सामने बंद कमरे में चिल्लाना है, थोड़ा सा कहानियाँ ऑड सा लगता है कि अकेला अकेला आदमी कहानी किसे सुनाए, क्योंकि जो इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है तो वहाँ पे द्विआमी संचार होता है। हम कुछ बोलते हैं तो उधर से भी कुछ प्रतिक्रिया आती, तो बातें चलती है। ऑफलाइन ऑनलाइन में ऐसे नहीं हो पा रहा है। तो इंग्लैंड की यात्रा पे कब गए बता दिया। और यहाँ जब इंग्लैंड की यात्रा पे गए तो राजा से मिले होंगे, तो वहाँ के राजा का नाम क्या था, ये वहाँ के राजा का नाम याद कर लीजिएगा, जॉर्ज विलियम चतुर्थ। तो राजा राम मोहन राय जॉर्ज विलियम चतुर्थ से कब मुलाकात करते हैं, 1831 में करते हैं। यात्रा पे कब जाते हैं, 1830 में जाते हैं। 1831 में वहाँ उनकी मुलाकात होती है जॉर्ज विलियम चतुर्थ से। क्वेश्चन आएगा किससे मिलने, कब गए, कब मिले, कौन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सॉरी कौन राजा था इंग्लैंड का, तो ये ध्यान रखिएगा। ये बात थी किसके बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में। तो राजा राम मोहन राय के बारे में जितनी बातें थी वो हमने जानी। 1830 के बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो 1830 के बाद क्या चीज़ें आती है, 1830 के बाद डेट आती है 1830 से लेकर 1833 तक ब्रह्म समाज को संभाला किसने। अरे ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने बनाई थी। ब्रह्म समाज के कर्ता धर्ता राजा राम मोहन राय थे। मेरे दोस्तों सोचो, जब राजा राम मोहन राय 1830 में लंदन या इंग्लैंड चला गया तो फिर ब्रह्म समाज को संभालेगा कौन। जैसे मैंने ए फॉर अर्जुन कोचिंग क्लासेस खोली है और मैं कहीं चले जाता हूं तो इसको कौन संभालेगा, किसी को तो जिम्मेदारी सौंपूंगा। तो राजा राम मोहन राय ने ऐसे ही ब्रह्म समाज की जिम्मेदारी सौंप दी थी रामचंद्र वागीश को। और ये ग्रुप सी के पेपरों में पूछे जाते हैं कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज को किसने संभाला था, तो रामचंद्र वागीश जी ने संभाला था। यह डायरेक्ट बोला जाएगा रामचंद्र वागीश ने कब से कब तक संभाला, तो 1830 से लेके 1833 तक ब्रह्म समाज के कर्ता धर्ता कौन थे, बोलो कौन थे। अरे बोलो भाई, कैमरे के अंदर ही बोल ले भाई, तो बोलो रामचंद्र वागीश थे सर। क्योंकि राजा राम मोहन राय ने बोला था कि भाई मैं जा रहा हूं जब लंदन, तब तक तू इसको देखना, ठीक है। परंतु इंसिडेंट हुआ क्या, रामचंद्र वागीश संभाल रहा था, सारी चीज़ें सुटेबल चल रही थी, और तब तक पता चला, खबर आई कि 1833 में राजा राम मोहन राय की तो वहीं मृत्यु हो गई। अबे रामचंद्र वागीश को तो बोला था कि मैं लंदन जा रहा हूं और जब तक मैं आ नहीं पाता तब तक तू संभाल लियो। परंतु राजा राम मोहन राय की तो वहां डेथ हो गई। तो रामचंद्र वागीश ने बोला अब परमानेंट तो मैं नहीं संभालूंगा भाई, मेरे को बोला था ब्रह्म समाज की देख रेख तब तक करनी है, ब्रह्म समाज का कर्ता धर्ता तब तक बनना है जब तक मैं लंदन में हूं। राजा राम मोहन राय घर आ जाता तो मैं छोड़ देता, मगर गलती से तो मर ही गया वहां, अब मैं नहीं संभाल रहा भाई, 3 साल बहुत है। और रामचंद्र वागीश ब्रह्म समाज को छोड़ देते 3 ही साल में। तो अब क्वेश्चन आएगा, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद, नोट करके लिख लेना, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को फिर कौन संभालता है, तो ब्रह्म समाज को अब संभालता है 1833 में मृत्यु हो जाती ना ब्रिस्टल नामक जगह पे या स्टाप्लेटो नामक जगह पे, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद 1833 से लेके 1843 10 साल तक इसको संभालता है द्वारिकानाथ टैगोर। तो क्वेश्चन आएगा, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का हड़ता करता या ब्रह्म समाज को कौन संभालता है, आप बोलोगे द्वारिकानाथ टैगोर जी संभालते हैं। बात समझ में आई, मृत्यु के बाद अब द्वारिकानाथ टैगोर जी इसके कर्ता धर्ता बन जाते हैं और 1843 तक 10 साल तक ही संभाल पाते हैं। और 10 साल बाद 1843, अगली डेट लिखेंगे नोट करके, 1843 में इसके कर्ता धर्ता देवेंद्र नाथ टैगोर को बना दिया जाता है। अभी भी मैं बोल रहा हूं 1830 में कौन बनता है, रामचंद्र वागीश। 1833 में कौन बनता है, द्वारिकानाथ टैगोर। अब 1843 में द्वारिकानाथ टैगोर किसको सौंप देते हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर। ग्रुप सी के पुराने पेपर सॉल्व कर लो, यहां से क्वेश्चन आए, यहां से ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे
कि देवेंद्र नाथ टैगोर, द्वारिका नाथ टैगोर, रामचंद्र वागीश निम्न में से कौन ब्रह्म समाज से संबंधित है? ए और बी, ए बी सी तीनों, ए और डी, बी और सी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि निम्न में से किसका संबंध ब्रह्म समाज से है और नहीं है। लाइन से याद रखेंगे। पहले रामचंद्र वागीश 1830 से लेकर 1833 तक मुंह के अंदर रिवाइज करो। 33 से लेकर 43 तक 10 साल तक द्वारिका नाथ टैगोर ने संभाला और 1843 में किसकी एंट्री हो जाती है? देवेंद्र नाथ टैगोर की। समझ में आ रहा है? आप नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नोट करना पड़ेगा मेरे भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है नौकरी लगाने का। और ये पेपर हमें आता है, पुराने पेपर देखो यार आप ग्रुप सी के, बहुत आता है बहुत। राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। अब देवेंद्र नाथ टैगोर बनते हैं, परंतु देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज में कब शामिल होते हैं? यहां पे लिखा है देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज में शामिल हो जाते 1843 में। अब ब्रह्म समाज की जिम्मेदारी किसके पास आ जाती है? देवेंद्र नाथ टैगोर के पास। परंतु होता क्या है, इस देवेंद्र नाथ टैगोर की पहले से ही अपना एक और ग्रुप रहता है। जैसे मैं हूं, मेरा अर्जुन क्लासेस है। अब मैं कुछ देर के लिए कहीं गया, 2-3 दिन के लिए घुमक्कड़ी का शौकीन हूं, तो मैं किसी और को सौंप के आ गया, कोचिंग किया, तब तक 2-3 दिन मेरी कोचिंग में तू पढ़ा ली हो। मगर जिस बंदे को मैंने एज ए टीचर या अपॉइंट किया था, उसकी ऑलरेडी पहले से अलग कोचिंग थी। ऐसे ही द्वारिका नाथ टैगोर ब्रह्म समाज में शामिल कब हुआ? 1843 में। परंतु द्वारिका नाथ टैगोर का इससे पूर्व, नोट करके लिखेंगे, द्वारिका नाथ टैगोर का इससे पूर्व, किससे पूर्व? ब्रह्म समाज में जुड़ने से पहले ही तत्वबोधनी सभा का निर्माण कर चुका था। और तत्वबोधनी सभा कब की है? 6 अक्टूबर 1839 की। इसका पहले से ही अपना एक अलग सभा होती थी। तत्वबोधनी सभा किसकी है? देवेंद्र नाथ टैगोर जी की है। देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने तत्वबोधनी सभा कब बनाई? 1839 में। और देखो 1843 में अब ये ब्रह्म समाज में भी मिल गया। तो क्वेश्चन आएगा, तत्वबोधनी सभा की स्थापना कब, किसने करी थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में करी थी। और ये देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज में कब मिल गया? 1843 में। यहां तक समझ में आई बातें क्या क्या हो रही है? पक्का? जरा पानी पी लेता हूं ना। दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही होगी ना, डाटा और नोट्स पसंद आ रहे होंगे ना, बड़ी मेहनत से नोट्स बनते हैं। ऐसा एक किताब में आपको कहीं पे लिखे हुए नहीं मिलेंगे। और इन पे हमने मेहनत करी है। एक बंद कमरे में इतनी गर्मी में पसीने की तरपर में अगर वीडियो बनाई जा रही है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि टीचर को थोड़ा सपोर्ट करना। अभी तो हम यूट्यूब की दुनिया में बहुत नए नए हैं, 6-7-8 महीने तो खैर वैसे हो गए हैं, बट फिर भी आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो और भी ऊंचाइयों को छुएंगे। और आपको ऐसा ही बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे इन फ्यूचर। जब हमें लगेगा कि यूट्यूब एक सक्सेसफुल फ्यूचर की तरीके से बन गया, तो हम फिर यूट्यूब पे ही ध्यान देंगे। और उसमें आप लोगों की मदद और सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। अगर प्लीज़ क्लास पसंद आ रही होगी तो कमेंट करना ना भूलें। आप अब कमेंट करके मनोबल बढ़ा सकते हैं। और आपके यार दोस्त जो भी तैयारी करने वाले होंगे लाइब्रेरी में, टेलीग्राम ग्रुप में, आप ज़रूर इसको शेयर करें। व्हाट्सएप स्टेटस भी आप लगाएंगे तो मेरे लिए इतना भी मोर देन इनफ है। तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें। 1843 तक पढ़ लिया। अब 1843 में क्या होता है? हमने जो ये है देवेंद्र, समझो बात को, इधर फोकस करो, इधर बोर्ड पे नहीं देखना, इधर। देवेंद्र नाथ टैगोर ने पहले से ही क्या बना रखी? तत्वबोधनी सभा। ये उसने कब बना दी थी? 1839 में। ये देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज में शामिल हो गया। अब ब्रह्म समाज में कब शामिल हो गया? 1843 में। इतनी बात समझ में आई? अब इस बंदे के लिए प्रॉब्लम नहीं हो गई, इस बंदे में दो जिम्मेदारी आ गई। तत्वबोधनी सभा की जिम्मेदारी भी इसी के कंधों में पड़ी हुई है, अब ब्रह्म समाज की जिम्मेदारी भी इसी के कंधों में पड़ी हुई है। जैसे मैं अकेला ही टीचर हूँ इस चैनल पे, तो जीके भी पढ़ाना पड़ता है, उत्तराखंड भी पढ़ाना पड़ता है, हिंदी भी पढ़ानी पड़ती है, मैथ्स भी पढ़ानी पड़ती है, रीजनिंग भी पढ़ानी पड़ती है। अपनी तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि बेस्ट एंड बेस्ट डाटा बच्चों को प्रोवाइड करा सकूँ। बस मेरी बेस्ट कोशिश ये रहती है। बाकी जिसको जो सोचना वो सोचे, जो करना वो करे।
अब इस देवेंद्र नाथ टैगोर की कंधों पे भी आपको दिख रहा होगा जिम्मेदारियां ज्यादा है, दो दो सभाओं को संभालने की। इस जिम्मेदारी को संभाल नहीं पाता, ये तत्वबोधनी सभा और ब्रह्म समाज को दोनों को मर्ज कर देता है। तत्वबोधनी सभा 1839, अब ब्रह्म समाज का ये अध्यक्ष 1843 में बना था, ये दोनों को एक कर देता है, क्योंकि दोनों इसी के पास रहते हैं, ये दोनों को एक कर देता है। अब क्वेश्चन आएगा, तत्वबोधनी सभा और ब्रह्म समाज एक दूसरे में शामिल या मर्ज कब हुए? तो ध्यान रखना 1859 में मर्ज हो गए थे या शामिल हो गए थे। अगला पॉइंट नोट करके लिखेंगे कि तत्वबोधनी सभा ब्रह्म समाज में कब शामिल हुई? तत्वबोधनी सभा ब्रह्म समाज में 1859 में शामिल हुई। समझ में आ रही बातें? क्यों शामिल हुई? शामिल प्रैक्टिकली सोचो यार, उस बंदे के पास जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई, नहीं संभाल पाया, उसने कहा दोनों ग्रुपों को एक कर देते। तत्वबोधनी सभा कब किसने बनाई? ब्रह्म समाज कब किसने बनाई? देवेंद्र नाथ टैगोर कब इसमें शामिल हुए और इसने कब दोनों को एक कर दिया? या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि तत्वबोधनी सभा और ब्रह्म समाज को एक करने का कार्य किसने किया? देवेंद्र नाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, द्वारिका नाथ टैगोर ने। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे ना, अच्छे खासे बच्चे हिल जाएंगे। ऐसे आप नहीं हिलोगे अगर आप लिख रहे होंगे और इसका रिवाइज करोगे तो। ये वादा रहा कि एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे उसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर, दोनों को दो संगठन थे, तत्वबोधनी सभा अलग था और एक ब्रह्म सभा अलग था, यह ब्रह्म समाज अलग था। इन दोनों को मिला के क्या कर देता है? एक ही कर देता है, ब्रह्म समाज बना देता है। तो ये दोनों ग्रुप एक हो जाते हैं और बड़ा ग्रुप हो जाता, तो बड़ा ग्रुप को संभाल नहीं पाता, और जब संभाल नहीं पाता है तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर एक नया पद लॉन्च करता, आचार्य का पद। आचार्य बोले तो टीचर, आचार्य का पद केशव चंद्र सेन को सौंप देते हैं, केशव चंद्र सेन को सौंप देते हैं। एंड केशव चंद्र सेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है पत्रिका वाले पोर्शन से, जो तुमको मैंने बताया कमेंट करने के लिए, पटवारी के पेपर में आया था। अल हिलाल किसकी पत्रिका है वो आपने कमेंट करके बताना है। अभी तक भी आपने ढूंढा नहीं तो ढूंढो और कमेंट करो। तो ऐसे ही उसी टॉपिक का क्वेश्चन है, केशव चंद्र सेन की एक पत्रिका हुआ करती थी जिसका नाम था इंडियन मिरर। क्वेश्चन आएगा, इंडियन मिरर पत्रिका या इंडियन मिरर मैगजीन किसकी है? इंडियन मिरर पत्रिका या इंडियन मिरर मैगजीन किसकी है? तो इंडियन मिरर मैगजीन है केशव चंद्र सेन की। इंडियन मिरर मैगजीन है केशव चंद्र सेन की। यह फैक्ट भी आप नोट करके लिख लीजिएगा। अब ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय था, फिर रामचंद्र वागीश आया, फिर द्वारिका नाथ टैगोर आए, फिर देवेंद्र नाथ टैगोर आए, और अब केशव चंद्र सेन भी इसमें एज ए आचार्य जुड़ गए हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, द्वारिका नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, रामचंद्र वागीश, केशव चंद्र सेन कौन ब्रह्म समाज से संबंधित है? ए और बी, सी, बी सी डी, ए डी और सभी। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे खासे बच्चे हिल जाएंगे। तो ध्यान रखना कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने जब दोनों संगठनों को एक कर दिया था तो उसने आचार्य का पद केशव चंद्र सेन को दे दिया। सर हु इज केशव चंद्र सेन? केशव चंद्र सेन मेरे दोस्तों वही है जिसने इंडियन मिरर पत्रिका निकाली थी, और इंडियन मिरर पत्रिका किसकी है? केशव चंद्र सेन की है। यह फैक्ट आपको याद रखना है, मैंने इंपॉर्टेंट करके बता दिया है। अब याद रखो आगे क्या कहानी होती। यहां तक बात समझ में आई? आचार्य का पद किसको मिल चुका है? केशव चंद्र सेन को मिल चुका है। एक नए आदमी की एंट्री हो चुकी है, अब वो आदमी कौन है? केशव चंद्र सेन। ऐसा डाटा शायद से ही आपने पहले पढ़ा होगा दोस्तों, और अगर मैंने कुछ चीज आपको नहीं सिखाई होगी ना, मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और कमेंट नहीं करते। उनका कमेंट तभी आता है जब क्लास नहीं होती है, या उनका व्हाट्सएप पे मैसेज तभी आता है जब क्लास नहीं होती है, डाउट पूछना होता है। जब सपोर्ट करने की बारी आती है तो कोई सपोर्ट नहीं करता। तुम में से मुश्किल से एक दो बच्चे ऐसे होंगे जो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते कभी कभी। एक भैया है भास्कर बर्थवाल करके, वो रोज एक मेरा कोई ना कोई पढ़ाई का लेक्चर स्टेटस पे जरूर लगाते हैं, मुझे देखने के लिए मिलता है, मैं आंखों देखता हूँ। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि जो कुछ करता हो, कभी कभी शायद किसी ने एक आध दिन कर दिया होगा, अदरवाइज मुश्किल से कोई करता है। मगर वो भास्कर बर्थवाल भैया है, वो भैया हमेशा ऐसा काम करता है, तो लगता है कि वो भी सपोर्ट करते हैं हमें, है ना। तो एक अच्छा लगता है ऐसा कि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों का ही फायदा है। फिर मुझे लगेगा कि यूट्यूब में काम करना है तो मैं यूट्यूब में अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, किसी न किसी को जरूर इससे फ़ायदा होगा। मगर बच्चे ऐसा करते नहीं हैं। चलो दोस्तों, केशव चंद्र सेन आता है
और केशव चंद्र सेन के पास जिम्मेदारी होती है। पर तुम देखते हो ना कि जब कोई एक ग्रुप है और इसमें बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं ना, पज्जल हो जाता है। तो यार बोलते हैं ना कि जहाँ पे दो बर्तन रहेंगे वो बचेंगे भी, लड़ाई झगड़ा भी हो ही जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? एक होता ना कोई लड़का जिसकी 2-3 गर्लफ्रेंड होती है, वो 2-3 गर्लफ्रेंड को संभालता रहता है, मगर एक न एक दिन पकड़ा जाता है। कब तक बचेगा? एक न एक दिन पल्ले पड़ी जाती बात, 2-3 को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे भी 3-4 लोग थे, सबकी अलग अलग विचारधारा यार, सबके अलग अलग थिंकिंग सोच। तो मुद्दा ये आएगा कि एक न एक दिन तो अब लड़ाई होगी, और लड़ाई हो ही जाती है। और लड़ाई क्यों होती है, लड़ाई कैसे होती है, इन चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। और अब लड़ाई होती है, ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है। केशव चंद्र सेन तो जुड़ ही गया था, हमने देखा। और अभी तक जो ये ब्रह्म समाज था ना, इस ब्रह्म समाज में आपने बहुत पढ़ा होगा 1865 और 1866 में इस ब्रह्म समाज में क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। आपने आज तक पढ़ा होगा बंगाल का विभाजन, आपने पढ़ा होगा कांग्रेस का विभाजन, मगर आज ब्रह्म समाज का विभाजन भी पढ़ लो। ब्रह्म समाज का विभाजन कब हुआ? 1865 1866 ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है। केशव चंद्र सेन की विचारधारा देवेंद्रनाथ टैगोर से मिलती नहीं है। कोई ब्रह्म समाज को पूरे भारत में फैलाना चाह रहा है, और एक बंदा ब्रह्म समाज को सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहता है। मतभेद हो जाता है, नहीं बनती बात। और जब बात नहीं बनती, मतभेद होता है, ब्रेकअप तभी तो होता है कि एक की थिंकिंग अलग, एक की थिंकिंग अलग, मतभेद हो गया। और जब मत में भेद हुआ तो 1865-66 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। क्वेश्चन आपके पास आएगा, ब्रह्म समाज का विभाजन कब हुआ? ठीक है, बाकी कमेंट करके 2 आसान क्वेश्चन तो बता ही दोगे। तीसरा चौथा क्वेश्चन है आज कमेंट करने के लिए। कमेंट क्या करो लाइन वाइज से दोस्त। इसका मतलब तुम्हें आता नहीं है, और अगर आता है तो तुम बड़े सियाने बन रहे हो, पढ़ के निकल जा रहे हो। कमेंट करने में क्या दिक्कत है भाई? तो बंगाल विभाजन कब हुआ, कमेंट करके बताओगे। और कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, कमेंट करके बताओगे। और यहां पे तो ब्रह्म समाज का विभाजन भी हो गया। अब जब ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ तो जैसे कांग्रेस का विभाजन के बाद 2 नए गुट बने थे, एक गरम दल, एक नरम दल। नरम दल वाले वही थे जो पुराने कांग्रेसी थे, और गरम दल अलग हो गया था किसकी लीडरशिप में? बाल गंगाधर तिलक की लीडरशिप में। तो ऐसे ही ब्रह्म समाज अलग हो जाता है, और अब हमारे को 2 ब्रह्म समाज देखने के लिए मिलते हैं। जो पुराने वाला ब्रह्म समाज है उसको बोलते थे आदि ब्रह्म समाज, उसका नाम पड़ गया आदि ब्रह्म समाज। इसका नाम तो पड़ गया आदि ब्रह्म समाज, जो पुराना वाला ही था। और इसको वापस कौन संभालने लग गया? इसको संभालने लग गए देवेंद्र नाथ टैगोर जी, तत्वबोधनी वाले। आदि बोले तो आदि का विलोम होता है अंत, आदि बोले तो प्रथम को, पहले को, पूर्व को। जैसे इस पेन का आदि ये है और अंत ये है, आदि का विलोम अंत होता है ना, समझ रहे हो आप? आदि बोले तो जो पूर्व से थे, पहले से थे, आदि ब्रह्म समाज। और जो ये नया नया ब्रह्म समाज बना है, जो केशव चंद्र सेन की वजह से अलग हुआ है, केशव चंद्र सेन की लीडरशिप में अलग हुआ है, इसका नाम क्या था? नव ब्रह्म समाज। नव ब्रह्म समाज। और जो ये नव ब्रह्म समाज है, इस नव ब्रह्म समाज का एक और नाम था भारतीय ब्रह्म समाज। इसका एक और नाम देखने के लिए मिलता है भारतीय ब्रह्म समाज, क्योंकि यह ब्रह्म समाज को पूरे भारत में फैलाना चाह रहे थे। और इसकी जिम्मेदारी किसके कंधों पे थी? केशव चंद्र सेन के कंधों पे। तो यहां से कितने क्वेश्चन बने? ब्रह्म समाज का विभाजन कब हुआ? क्वेश्चन बना। क्वेश्चन आएगा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी, या आदि ब्रह्म समाज के कर्ता धर्ता कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन आएगा नव ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी, या भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी, इनके कर्ता धर्ता कौन थे? केशव चंद्र सेन। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। देखो भाई, सिलेबस उठा के देख लो, चाहे उत्तराखंड एसआई का हो, चाहे ग्रुप सी का सिलेबस हो, जनरल सिलेबस, सामाजिक सुधार आंदोलन पेपर में है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। क्या यहाँ तक का कॉन्सेप्ट, यहाँ तक का डाटा समझ में आया कि नहीं? अगर यहाँ तक का कॉन्सेप्ट और यहाँ तक का डाटा समझ में आया है तो प्लीज़ नोट करके लिख लीजिएगा इन चीज़ों को। अब क्या होता है, बंटवारा कब हुआ? केशव चंद्र सेन की एंट्री के बाद ही मतभेद हुआ।
इस केशव चंद्र सेन के खुद के बनाए कुछ रूल एंड कुछ रेगुलेशन थे। जैसे मैं टीचर हूं तो मेरी कोचिंग में मैंने कुछ रूल एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। रिवाइज पे फोकस करते हैं, पूछने पे फोकस करते हैं, कॉमेडी पे फोकस करते हैं, कॉमेडी कर करके हंस हंस के पढ़ते हैं, कमेंट बाजी करते पढ़ते। तो केशव चंद्र सेन ने कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए थे, और केशव चंद्र सेन ने कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए थे, जैसे कि बाल विवाह, छोटी उम्र में बच्चों की शादी नहीं करनी, और अपनी ही बेटी की शादी एक अमीर राजकुमार से छोटी उम्र में करा दी। कल तक तो जो चौड़ा हो रहा था कि बाल विवाह नहीं करना, आज उसने अपनी बेटी की शादी ही एक राजकुमार से छोटी उम्र में करा दी। मतलब अपने ही द्वारा बनाए गए रूल को ब्रेक कर दिया। मींस अपने ही द्वारा बनाए गए रूल को ब्रेक कर दिया। किसने? केशव चंद्र सेन ने। अब सोचो, मेरा कोई कोचिंग है, अब मेरे कोचिंग में पढ़ने के लिए 10 या 12 बच्चे आते हैं। अब वो 10 या 12 बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं, सपोज दैट 10 या 12 बच्चे, तो उनको कुछ ना कुछ अच्छा लगता होगा मेरे पढ़ाने का तरीका या नोट से जो भी लगता होगा, तभी वो मेरे पास आते हैं। और एक दिन जो मैंने अपने रूल बना रखे पढ़ाई का, मैंने वही तोड़ दिया, तो छोड़ के चले जाएंगे कि साला तेरे से इंप्रेस होके कि तेरे तो अच्छे रूल एंड रेगुलेशन है, तू तो अच्छी सोच रखता है, हम पढ़ने आए, तूने वही रूल तोड़ दिए। केशव चंद्र के सेन के जो फॉलोवर्स थे ना, वो इससे गुस्सा हो गए कि स्वयं के द्वारा बनाए गए रूल तोड़ दिए। तो नोट करके लिख लेना यहां पे, केशव चंद्र सेन स्वयं के बनाए गए रूल को ब्रेक कर देता है। आपने तो चीजों को रिवाइज करना है ना, आप 2-3 महीने बाद भूल ना जाओ, तो आप लिख लेना, केशव चंद्र सेन ने स्वयं के द्वारा बनाए गए रूल को ब्रेक कर दिया, इसलिए अब और आगे क्या महाभारत होगी। इसलिए मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, इसलिए 1878 में इसके फॉलोवर्स ने एक नया ब्रह्म समाज बनाया, जिसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज। और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके याद कर लेना, पेपर में आ रखा है। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में केशव चंद्र सेन से दोस्ती तोड़ के, कि साला तो अच्छा आदमी नहीं है, गदारी कोरबो, ये तो रूल बनाए खुद ही तोड़ गो। तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी शिवनाथ शास्त्री एंड आनंद मोहन बोस। शिवनाथ शास्त्री एंड आनंद मोहन बोस। तो ये लोगों ने, इन दोनों ने मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब करी, वो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, किसने करी लिखा है। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास, धमाकेदार ब्रह्म समाज की क्लास। सच बताना कि आपके पास इतने भरपूर नोट्स पहले से थे। अगर आपके पास ये नोट्स पहले से थे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपको पहले से ये चीज़ें याद थी तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। कुछ जरूर सीखने के लिए नया मिला होगा, तो प्लीज़ क्लास को शेयर जरूर करें, मुझे आप लोगों की सहयोग की बहुत आवश्यकता है। तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे टैग करके आप डाल सकते हैं, ये क्या होता है, टेलीग्राम पे भी ग्रुप में आप डाल सकते हैं। प्लीज़ आप बताइए, सपोर्ट करिएगा। आप सपोर्ट करेंगे तो ऐसी धमाकेदार क्लासेस आपको और देखने के लिए मिलेंगी। तो आज ब्रह्म समाज का बंटवारा, आदि ब्रह्म समाज, नव ब्रह्म समाज, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, कुछ भी आपसे पूछा जाएगा आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि क्लास पसंद आई होगी, और ऐसी ही धमाकेदार क्लास में कल मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। चीज़ों को रिवाइज करें, मिलते हैं कल।